हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन ये ग्लोबल टेंशन को देखकर जो ईरान इजराइल के अंदर हो रहा है और यूएसए की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई है। यहाँ पे क्या ये ग्लोबल टेंशन बढ़ेगी या कम होगी और उसका क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे खासकर बिटकॉइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि बिटकॉइन तो फिर भी यहाँ पे चलो ऑल टाइम हाई के आसपास है, इथेरियम भी चलो इतना नहीं टूटा है, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं, जो अदर क्रिप्टो करेंसी हैं, जिनको हम ज़्यादातर झिंगी लाला कॉइन कहते हैं, उनकी बैंड बज जाती है और हम में से ज़्यादातर लोग वही कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं। अब दिक्कत ये है कि ग्लोबल टेंशन की वजह से इमीडिएटली एक इम्पैक्ट देखने को मिला था। बिटकॉइन $1,00,000, 1,02,000-3,000 पे आ गया था। अब रिकवरी दिखा रहा है और ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर कुछ रिकवरी के सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल टेंशन जो बढ़ती दिख रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ कॉइन्स की बात करेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं उनकी बात करेंगे। और ये वीकेंड है, यहाँ पे वाइट कॉलर बाबू लोग बैठे नहीं होते हैं जो इतनी बड़ी मैन्युपुलेशन या डिप में हो तो बाइंग कर सकें। तो ओवरऑल क्या चल रहा है, बड़ी असमंजस की स्थिति है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन जिस हिसाब से रिकवरी दिखा रहा है, या कम से कम यहाँ पे इतना क्रैश नहीं कर रहा है, वो एक उम्मीद दे रहा है कि हाँ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है 2025 के अंदर, खासकर बिटकॉइन को लेके। तो यहाँ पर जब हम आपके साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ देने की कोशिश कर सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूँगा। और अच्छी बात क्या है कि इतनी ग्लोबल टेंशन के बाद में भी बिटकॉइन ने एक इमीडिएट रिएक्शन तो दिखाया, लेकिन अभी रिकवरी होते देखने को मिल रही है। टेक्निकली एक रेजिस्टेंस के ऊपर फंसा हुआ है और टेक्निकली एक सपोर्ट जब क्रैश किया था वहाँ आया था। उसके बारे में थोड़ा टेक्निकल जब हम बात करेंगे तब करेंगे। लेकिन ईरान इजराइल के अंदर जो एस्केलेशन हो रही है, यहाँ पर एक और अभी अटैक की न्यूज़ आ रही है कि एक दूसरे के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, उनके डिफेंस सिस्टम के ऊपर। और ये कल की बात निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं वो और जो है ग्लोबल टेंशन बढ़ा देता है। और ग्लोबल जब टेंशन बढ़ती है तो यहाँ पे अमेरिका और इजराइल, आपको पता है, यूजुअली साथ ही होते हैं। तो ईरान कभी अमेरिका के किसी फैसिलिटी पे अटैक ना कर दे, तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्निंग इशू की है। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये बोला है कि यूएसए का कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ पर हमारे ऊपर कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ऐसा करोगे तो हम फुल फोर्स के साथ में उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ों को निपटाना चाहते हो तो बहुत इजीली निपटाया जा सकता है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट निकल के आई है। लेकिन पहले इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी, तो वो जो है इजराइल की कैपिटल पे कुछ जाके गिरी भी। उसके बाद जो न्यूज़ निकल के आई कि कल भी यहाँ पे आदान, कहते हैं ना, आदान प्रदान हुआ है मिसाइल्स का, तो इसकी वजह से बहुत डैमेज हो रही है। और ग्लोबल मार्केट यहाँ पे एक टेंशन के अंदर है और ग्लोबल सिचुएशन एक टेंशन के अंदर है। लेकिन जब भी ऐसी टेंशन होती है तो यूजुअली दो चीज़ें बढ़ती हैं। क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन, यानी कि ऑयल के ऊपर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ईरान जो है ऑयल का एक बड़ा सप्लायर है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिल रहा है, एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। क्रूड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली पेट्रोल, डीजल, इन सब के प्राइस भी जो है ऊपर जाते दिखेंगे। और इसी को कहते हैं कि यहाँ पर जब भी ऐसे प्राइस बढ़ते हैं तो सारा कुछ महंगा होगा, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। तो ये एक डायरेक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लोबल टेंशन के अंदर या ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो दूसरी बात है जो समझने की है
जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो फिर ऑयल तो एक चीज़ है, चलो लोग हर कोई कंज्यूम करता है, उसके प्राइस बढ़ेंगे तो सब चीज़ महंगी होंगी तो सारी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जब गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगे तो यानी कि लोगों को अब इकोनॉमीज़ पे, कंट्रीज़ पे विश्वास नहीं रहा है, या ऐसा लगता है कि यार और ज़्यादा टेंशन होगी तो यहाँ पर कम से कम हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें बचा सके, संभाल सके। और वो फिर हम देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस आज की डेट में 1,02,000, 1,03,000 रुपये है। 10 ग्राम के रेट की बात कर रहा हूँ मैं, 1 तोले की बात कर रहा हूँ। 1 लाख को पार कर गया। 4-5 साल पहले 30-35 हज़ार रुपये था। तो गोल्ड ने भी एक फेयर रिटर्न तो दिया ही है। तो गोल्ड का बढ़ना कहीं ना कहीं ये इशारा देता है कि हाँ भैया, कुछ ना कुछ यहाँ पे टेंशन है, और इसको एंटिसिपेट करके यहाँ पे गोल्ड के अंदर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बिटकॉइन को तो यहाँ पे क्रैश करना चाहिए या बढ़ना चाहिए? अगर आप देखोगे, जब ग्लोबल रिसेशन आया था या कभी भी अनसर्टेनिटी होती है, 2008 में लोगों के गोल्ड के प्राइस बढ़े थे, तो यहाँ पे बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। और इसका इजाद ही इसलिए हुआ था कि यार एक जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो तो कहीं ना कहीं एक पैरेलल इकॉनमी हो या बिटकॉइन उसको संभाल सके। तो अभी इमीडिएटली जब अटैक की बात हुई थी, हमें मुझे याद आता है पिछला साल जब यही हुआ था, और उससे पहले रशिया यूक्रेन भी हुआ था। हमने ईरान इजराइल अप्रैल में देखा था, फिर 2 महीने बाद जो है ईरान ने अटैक किया था, तो मार्केट शेक की थी। और उसके बाद बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया और आज $1,00,000 के ऊपर है, और उस टाइम पे 50,000 डॉलर्स के आसपास था। तो यहाँ पर ये जो है एक रिएक्शन होता है किसी भी एसेट का, जिसको आप समझ लो पूरी दुनिया उसके ऊपर ट्रेड करती है। और आज की डेट में कहीं ना कहीं जब ऐसा कुछ जो है आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए, आप कह लो, तो फिर जो है आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट करती है। और वही स्टॉक मार्केट के साथ में हमने बिटकॉइन को करते देखा। स्टॉक मार्केट, यूएसए की मार्केट अच्छी खासी गिरी हुई थी जब फ्राइडे को क्लोज हुई थी, लेकिन बिटकॉइन भी गिरा था। लेकिन बिटकॉइन यहाँ रिकवरी करते देखने को मिल रहा है। $1,02,000 जहाँ टेक्निकल इसको सपोर्ट थी, 1,02,000, $1,03,000, वहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है 1.618। और आप कह लीजिए जो 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, वो एक सपोर्ट का काम कर रही है। वहाँ इसको सपोर्ट मिली। हफ्ते भर पहले भी ऐसी सीन हुआ था कि रिजेक्शन आई थी, फिर वहाँ से सपोर्ट मिली, बाउंस बैक कर गया। तो 50 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, वहाँ से बाउंस बैक किया। और अभी जो 21 डे मूविंग एवरेज है जो कि लगभग निकल के आती है $1,06,000, $1,06,500 के आसपास, वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और आप देखो बार बार वहाँ हिट कर रहा है और वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो अभी ये 2 लेवल हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस को पार करेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज या 1 लाख की जो सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, उसको लूज़ करता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नहीं लगता है कि इसको इतना आसानी से ब्रेक कर पाएगा। वो निकल के आती है $95,000, जहाँ पे 100 और 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है। 93, 92 से 95, $96,000 का ये जोन। तो ओवरऑल टेक्निकल्स भी काम कर रहे हैं, ग्लोबल सिचुएशन भी यहाँ पे ऐसी लग रही है। लेकिन बिटकॉइन ने जिस हिसाब से रिकवरी दिखाई है, तो कहीं ना कहीं ये तो सिग्नल मिलता है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि कल भी अटैक हुए हैं, तो इसकी वजह से तो पैनिक होना चाहिए था। लेकिन बिटकॉइन यहाँ रिकवरी करते देखने को मिल रहा है। 1,03,000 से $1,06,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है कि हाँ यार, ये उसी तरह रिएक्ट कर रहा है जैसा इसको करना चाहिए था। लेकिन यू नेवर नो मैनिपुलेटर्स नए हफ्ते में क्या करते हैं। और ये मत भूलिएगा, फेड की मीटिंग होनी है 18 तारीख को FOMC की, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट डिसीजन की बात होगी। चांसेस बहुत कम है कि इंटरेस्ट रेट घटाया जाए, लेकिन अगर वो होता है तो एक बड़ा बूस्ट मिलता देखने को मिल सकता है। लेकिन जब ग्लोबल ऐसी सिचुएशन होती है तो शायद हमें वैसा कुछ देखने को ना मिले, और नहीं होगा तो हो सकता है उसका प्रेशर भी बिटकॉइन के ऊपर देखने को मिले। और बिटकॉइन पे प्रेशर आता है तो ये सपोर्ट्स हैं जिनको आपको देखना है कि यहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है या यहाँ तक ये गिर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कहानी चल रही है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि बिटकॉइन के ETF की बात करता हूँ,
तो बिटकॉइन के ETF के अंदर तो वीकेंड पे तो वो ट्रेड करते नहीं हैं, लेकिन फ्राइडे को देखो, थर्सडे को देखो, वहाँ पे ब्लैक रॉक लगातार बिटकॉइन खरीदे जा रहा था। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद में भी ब्लैक रॉक के ETF के अंदर बिटकॉइन खरीदते हमें देखने को मिले, और एक बिटकॉइन के ETF खरीदने को मिल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक सिग्नल मिल रहा है कि हाँ यार, चीज़ें सही होते देखने को मिल सकती है। साथ के साथ में ये आप मत भूलिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी, सारी दुनिया क्या कर रही है, $600 मिलियन का उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर प्रॉफिट कमाया, और उसके अंदर से $57 मिलियन क्रिप्टो की प्रॉफिट उन्होंने शो किया। तो भैया हर कोई कमा रहा है, लेकिन वही चीज़ है, सही डायरेक्शन में सही क्रिप्टो के अंदर, और ख़ासकर मेन फोकस बिटकॉइन और इथेरियम पे रखोगे तो शायद आप कभी ज़्यादा नुकसान में रहोगे नहीं। तो वही चीज़ हम कहते हैं कि बड़े कॉइन्स पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ फोकस लाइक पे भी कर दिया करो। सिचुएशन गड़बड़ाई हुई है, लेकिन हमारा लाइक का बटन बिल्कुल सही है, तो सपोर्ट किया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम लगातार आपके सामने ऐसा ऐसा कंटेंट लेके आते रहें। तो दोस्तों, ओवरऑल ये सिचुएशन है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और कॉइन बेस की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आई है यहाँ पर, सेकेंड हाफ, अब ये हम छठे महीने के अंदर है, पहला हाफ के अंदर ठीक ठाक रहा, मतलब हमने ड्रॉप भी देखा, हमने नया ऑल टाइम हाई भी देखा, लेकिन सेकंड क्वार्टर में और हर जो साइकिल होता है हर 4 साल का, उसका आखिरी साल के अंदर ये आखिरी जो हाफ होता है, खासकर आखिरी जो क्वार्टर होता है साल का, जैसे 2021 में था, जैसे 2017 में था, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, और उसी को एंटिसिपेट कर रहे हैं। और कॉइन बेस का ये कहना है कि सेकेंड हाफ के अंदर बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो हमें भी लगता है कहीं ना कहीं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट उसको फॉलो करते देखने को मिलेगी। तो ये सारी सिचुएशन है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, लेकिन हमारे झिंगी लाला कॉइन कुछ कर नहीं रहे हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत टेंशन है, सबको ही टेंशन है, क्योंकि ज़्यादातर सबके पास वही कॉइन है, ऑल्ट कॉइन्स ही हैं। मैंने तो ऑल्ट कॉइन्स बोलना ही छोड़ दिया, उसको झिंगी लाला कॉइन ही बोला करेंगे, क्योंकि भैया चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक आ गया, वही हो रखा है इनके साथ में, और हम इस टाइम पे शाम ही दिख रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ हो क्या रहा है, बिटकॉइन स्टेबल है या बिटकॉइन फिर भी नहीं गिर रहा है, जो उसको मार्केट ग्लोबल सिचुएशन में रिएक्ट करना चाहिए वैसा देखने को मिल रहा है, जैसे गोल्ड करता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट अनसर्टेन है। यहाँ पर अगर देखते हो बिटकॉइन की डोमिनेंस वो 65% के आसपास पहुँच गई है, जो कि कहीं ना कहीं वही बता रहा है कि बिटकॉइन नहीं गिर रहा है जितने ऑल्ट कॉइन्स गिर रहे हैं। और बिटकॉइन की डोमिनेंस को गिरना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं एक बड़ा ऑल्ट सीज़न देखना, और ख़ासकर ये 60 के नीचे आए तो हमें लगता है एक बड़ा खेल होगा। अच्छी बात क्या है, राहत की बात क्या है कि यहाँ पे इथेरियम इतना नहीं गिरा है अगर हम दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं। इथेरियम $2800 को छूने के बाद, एक रेजिस्टेंस को फेस करके उसको पार करने के बाद, ये अनसर्टेनिटी के बाद क्रैश करता देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल $2400 के आसपास को सपोर्ट है और यहाँ मेंटेन करता है, तो फिर समझ लीजिएगा एक नथिंग टू वरी, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $2000 पे है। ये दोबारा से कोशिश करेगा अपना जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसको हिट करने का, उसके पार जाने का, और अगर ऐसा करता है और मंथली और वीकली कैंडल में उसके ऊपर क्लोज कर जाए तो समझ लीजिएगा वो एक बड़ा बुलिश सिग्नल होगा, कहीं ना कहीं वो भी इशारा देगा कि एक ऑल सीज़न हमें देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिसको हमने फोकस करना है। लेकिन कॉइन्स की बात करते हैं तो बड़े बड़े कॉइन्स इस टाइम पे अच्छा खासा गिरे हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ XRP $2 के आसपास है, अपॉर्चुनिटी की तरह है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको कॉइन से दूर रहना चाहिए। बिटकॉइन में तो फिर भी पता है कि चलो टेक्निकल सपोर्ट काम कर लेते हैं, इन कॉइन्स में किसी भी क्या है, बड़ा हो छोटा हो, कोई सपोर्ट काम नहीं करती है, और फिर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो हिट होते हैं, या स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है और लोगों का माल उड़ता है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। स्पॉट में है अगर वो चीज़, तो आपको पता है देर सवेर में रिकवर कर जाएगी, डिफरेंस समझो। तो ये आपको समझना है। XRP की सुई की बात करते हैं, $3 के नीचे मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। ADA $0.6 के आसपास मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। सोलाना ETF आने की उम्मीद है जुलाई के अंदर, $140-45 के आसपास मिल रहा है, एक सपोर्ट पे है, अपॉर्चुनिटी लगती है। एक लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा करता देखने को मिल सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को ये भी छूने का पोटेंशियल रखता है, इथेरियम भी छूने का पोटेंशियल रखता है, XRP भी छूने का पोटेंशियल रखता है। तो ऐसे कॉइन्स पे फोकस किया जा सकता है। बाकी झिंगी लाला कॉइन
जब मार्केट के अंदर रैली आती है, आप में से ज़्यादातर लोग नए हैं, 2021 की हिस्ट्री देख लीजिएगा, 2017 की हिस्ट्री देख लीजिएगा, जब रैली आएगी ना तो ये सब भी भागते दिखेंगे। लेकिन वो रैली कब आएगी, छोटी छोटी झटके तो मिलते हैं, नवंबर दिसंबर में देखने को मिला, उससे पहले कुछ महीने पहले भी देखने को मिला था, तो ये झटके तो मिलते हैं, लेकिन वो मज़े वाली बात नहीं है कि जिसमें लोगों की किस्मत चेंज होती है। उसी का इंतज़ार हर कोई कर रहा है और उसी का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, और उम्मीद है 2025 के अंदर अभी ये सारी चीज़ें आपको होते देखने को मिले। लेकिन सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आप, अगर कुछ नहीं पता है तो एक ब्लैंक पेपर लीजिएगा, अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन कीजिएगा, और यहाँ पे फोकस इथेरियम और बिटकॉइन पे ज़्यादा कीजिएगा। और हर कैटेगरी के, यानी कि 50% आपका बिटकॉइन हो, 25% इथेरियम हो, बाकी 25% में हर कैटेगरी के टॉप कॉइन जो होंगे ना, या टॉप 2 कॉइन्स पे फोकस कर लोगे तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड आपका पोर्टफोलियो बन सकता है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करने की और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। बाकी आपको डिसाइड करना है, सिचुएशन जब भी ऐसी होती है, हमने रिकवर करते देखने को मिला है। रशिया यूक्रेन देखा, हमने कोरोना देखा, हमने ईरान इज़राइल देखा, हमने दोबारा से ईरान इज़राइल देखा, यूएस से ईरान देखा, पता नहीं क्या क्या देख लिया। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने हमें निराश नहीं किया है, और हमें उम्मीद है जिस हिसाब से इसके अंदर बाइंग हो रही है, आने वाले सालों के अंदर या 2025 में भी इसको निराश नहीं करना चाहिए। बाकी पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना सीखो, रिस्क को कवर करना सीखो। रिस्क को कवर, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 5 से 10 हज़ार रुपये क्रिप्टो में होना चाहिए, और उसमें से भी 5,000 बिटकॉइन के अंदर, 2,500 इथेरियम के अंदर, बाकी के 2,500 झिंगीलाला कॉइन के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर बेसिक्स को सीख लोगे, टेक्निकल सपोर्ट को सीख लोगे, तो आपके काम आ सकती हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।